हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। ये जो मॉडल पेपर है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ पूरी पेपर फॉर्मेट में, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, और जो स्टार्टिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका आंसर आपको कमेंट में साथ ही साथ देते रहना है। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। ठीक है, विष्णु प्रभाकर हैं, या प्रेमचंद्र हैं, या जयशंकर प्रसाद है, या चतुर्सेन शास्त्र है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है, इसका सही आंसर क्या है? विष्णु प्रभाकर। इसका सही आंसर क्या है बच्चों? विष्णु प्रभाकर। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार कौन है? इलाचंद्र जोशी, मोहन राकेश, विकल्प क और ख दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है इलाचंद्र जोशी भी सही है और मोहन राकेश भी सही है। ये शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कवि थे। तो ऑप्शन नंबर ये जो ग है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि भैया कि क और ख दोनों हमारे सही हैं। कह रहे गोदान किस युग का उपन्यास है? गोदान किस युग का उपन्यास है? शुक्ल युग का, शुक्लोत्तर युग का, द्विवेदी युग का, या फिर आधुनिक युग का? तो ये जो गोदान है, जिसके रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी। उन्होंने इसको शुक्ल युग में लिखा है। किस युग में लिखा है बच्चों? शुक्ल युग। और मैं जानना चाहता हूँ बच्चों, शुक्ल युग की कलावधि कहाँ से कहाँ तक है? कमेंट में आप अपना नाम के साथ जरूर अवधि बताएं। देखता हूँ किस बच्चे का सही आंसर आता है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे अथाह सागर के लेखक कौन है? अथाह सागर के लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती, गुलाब राय, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, या फिर जैनेन्द्र कुमार? तो इसका सही आंसर होगा जयप्रकाश भारती। कौन होगा बच्चों? जयप्रकाश भारती अथाह सागर के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहे मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर हजारी प्रसाद, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, या फिर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आत्मकथा, मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे गद्य को कवियों का डैश कहा जाता है। जो गद्य होती है कवियों की, क्या कहते थे उनको? उनको कवियों की कसौटी कहा जाता है। कवियों की कसौटी को क्या कहा जाता है? गद्य कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विद्या है? ठीक है, निबंध है, आलोचना है, यात्रावृत्त है, या फिर संस्मरण है? तो सागर की लहरों पर ये एक यात्रावृत्त है। ये क्या है? यात्रावृत्त क्या होता है? यात्रा करते हैं और जो भी वो एक्सपीरियंस करते हैं उनको वो लिखते हैं हमने किताबों के द्वारा। कह रहे लहरों के राजहंस के लेखक का नाम कौन है? मोहन राकेश, प्रेमघन, गुलाब राय, या रामधारी सिंह दिनकर? तो लहरों के राजहंस के जो लेखक हैं बच्चों वो कौन है? मोहन राकेश है। वो कौन है बच्चों? मोहन राकेश। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे तौलिए किस विद्या पर आधारित है? नाटक, निबंध, एकांकी, या फिर कहानी? तो तौलिया जो बच्चों है वो है एक एकांकी। वो क्या है? एक एकांकी है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो गेहूं और गुलाब आपको पता है राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। कल एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने 200 से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए। अगर आप वो वीडियो पूरा देख लेते हो, उन क्वेश्चनों को कर लेते हो, तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव वहाँ से मिल जाएंगे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देख लेना, बहुत काम की वीडियो है। नेक्स्ट कह रहे हैं महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सी है? तो महादेवी वर्मा द्वारा जो रचित निबंध का नाम है वह है क्षणदा। क्या है? क्षणदा। नेक्स्ट कह रहे मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं कौन सी है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा था मर्यादा और हंस को। इसका लिखा तो मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा था मर्यादा और हंस को। नेक्स्ट कह रहे निम्न में से नाटक विद्या के लेखक कौन है? नाटक विद्या के लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं राय कृष्ण दास निम्न में से कौन से थे?
क्या थे वो आपको बताना है। निबंधकार थे, आलोचक थे, गद्य गीतकार थे या फिर कवि थे। तो ये एक गद्य गीतकार थे। ठीक है, राय कृष्णदास जी एक गद्य के द्वारा, गद्य के माध्यम से गीतों को लिखते थे। नेक्स्ट, कह रहे निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। तो एक सेकंड आप पॉज करके वीडियो को पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इसका सही कथन है, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश बच्चन की क्या एक आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय की आत्मकथा है। बाकी जो तीनों स्टेटमेंट है वो गलत है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे कृति कंकाल के लेखक कौन है। कृति कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कृति कंकाल के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं। तो राजस्थानी और पहाड़ी भाषा में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं बच्चों, राजस्थानी और पहाड़ी भाषा में मिलते हैं। नेक्स्ट, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध का नाम क्या है। तो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध का नाम है ईंठा आम। क्या बच्चों, ईंठा आम। कह रहे हरि भाऊ उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। तो साधना के पद पर। उनके द्वारा निबंध कौन सी है, साधना के पद पर, हरिभाव द्वारा। कह रहे रस मीमांसा के लेखक कौन है। तो रस मीमांसा के लेखक है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रस मीमांसा के लेखक है। अब हमारे आ जाते हैं वर्णनात्मक प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आते ही आते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, 6 नंबर में आएगा 3 गुणा 2। कह रहे आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में है। यह अंडरलाइन किया हुआ ध्यान रखिएगा। हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों, ठीक है, बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहते रहें और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखते हुए और आगे भी रखेगा। पहला प्रश्न हमसे ये बोला गया है कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ऐसा प्रश्न आएगा ही आएगा। संदर्भ क्या होता है, आप ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निध से उद्धित है, अथवा निम्नवत लेख पाठ का नाम भारतीय संस्कृति, लेखक का नाम क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अब यहाँ तक लिख दो, वही बहुत है। ठीक है, अब क्या लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक से लिया गया है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव क्या है। ये जो रेखांकित अंश है, आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में है, इसका आपको क्या बताना है बच्चों, भाव बताना है। इसका क्या बताना है, भाव बताना है। सो देखिए, संस्कृति रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली इन नदियों में एक ही भाव से शुद्ध स्वच्छ शीतल तथा स्वादिष्ट जल अमृत के समान प्रवाहित होता है, अमृत के समान प्रभावित होता है। और लेखक की इच्छा है कि विभिन्न विचारधाराओं प्रवाहित इन नदियों में अमृत तत्व सदैव बना रहे, जिससे सभी लोगों में प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो। ठीक है, जिससे और इन भावना के संचार हो। यद्यपि इस देश ने तरह तरह के संकट झेले हैं, तथापि भारतीय संस्कृति में विद्यमान विभिन्नताओं में एक ऐसा तत्व है जो आज मिटाया नहीं जा सकता। ये इस अंडरलाइन जो किया होता है उसका ये भाव है, ये आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। तो हमारा अस्तित्व जल कायम रखे हुए है। किसने कायम रखा हुआ है, जल ने कायम रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, या फिर यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है,
समाज में, देखो अंडरलाइन किया, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वह गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है निर्बल बलि का और धीर उत्साही का। ठीक है, तो हमेशा आप ऐसे दोस्त बनाना चाहते हो जो आपसे थोड़ा सा डिफरेंट हो। अगर आप कमजोर हो तो आप चाहते हो आपका दोस्त थोड़ा ताकतवर हो, है ना। अगर आप थोड़े हंसी मजाक कम हो तो आप चाहते हो कि आपका दोस्त हंसी मजाक ज्यादा हो। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बात है। तो कह रहे हैं उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कह रहे हैं प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। यह इसका संदर्भ हुआ। अब आपसे बोलेगा कि रेखांकित पद की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोग, ठीक है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, इस लाइन का हमारा भाव क्या होगा। देखो, प्रस्तुत अवरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। यह धारणा उचित नहीं है। ये धारणा उचित नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि समान स्वभाव और समान रुचि रखने वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि रखने वालों में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। लोग विभिन्नता देखकर ही परस्पर आकर्षित होते हैं। ठीक है, जो आकर्षण होता है वो विभिन्नता देखकर ही होता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक, तो ये इस लाइन का क्या है, आशय है। अगला प्रश्न आपसे ये बोला गया है कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं। तो लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर अपने अभावों को भरने के लिए विपरीत गुणों की तरफ लोग आकर्षित होते हैं। जैसे निर्बल व्यक्ति बलवान की तरफ आकर्षित होता है, दुखी व्यक्ति प्रसन्नित व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है, अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी की तरफ आकर्षित होता है। और कृष्ण और सुदामा की मित्रता, चाणक्य और चंद्रगुप्त की मित्रता इतिहास का यही एक प्रसिद्ध उदाहरण है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। आगे बात करते हैं। कह रहे हैं दिए हुए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये पद्यांश हमें पढ़ना है और उत्तर देना है। कह रहे निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहीं समुझाई सौह दे, बुझती साच न हासी। देखो अंडरलाइन किया हुआ है। को है जनक को है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे वरन भेष है कैसो, की ही रस में अभिलाषी। पवैगो पुनी किए आपनो, जौरे करोगे घासी, सुनत मौन है रहो बावरो, सुर सबमति नासी। ठीक है, ये पद्यखंड है और इसमें से हमसे अभी प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, क्या बोल रहे हैं, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। मतलब ये कहाँ से लिया गया आपको बताना है। तो प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्धृत है। यह सूरदास द्वारा रचित सुर सागर महाकाव्य से ली गई है। कहां से ली गई है, सुर सागर महाकाव्य से ली गई है इसको। ठीक है, इससे ली गई है। अब देखो, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ है ना रेखांकित अंश, को है जनक को है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे वरन वेश है कैसो, की ही रस में अभिलाषी। इस अंडरलाइन किए हुए चीज का हमें वर्णन करना है। तो क्या है, गोपियां भ्रमर की अन्योक्ति से उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, यह निर्गुण ब्रह्म किस देश के निवासी हैं। हम तुमको शपथ दिलाकर सत्य पूछते हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही है। तुम यह बताओ कि इस निर्गुण का पिता कौन है, इसकी माँ कौन है, कौन पत्नी है, कौन उसकी दासी है, उसका रंग रूप कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, उसे किस रस से अधिक लगाव है। गोपियां उद्धव को चेतावनी देते हुए कहती है कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना, यद्यपि तुम हमारे साथ कपट करोगे तो उसका फल स्वयं ही भुगतोगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के इतने व्यंग्यात्मक तर्क सुनकर उद्धव ठगे से हो गए और उनका सारा विवेक समाप्त हो गया। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य से ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, अर्थात उद्धव का सारा ज्ञान अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो गया। ठीक है,
जो गोपियां हैं वो उनसे पूछ रही थी ये बताओ वो बताओ, या नहीं बताओगे तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो तो सब अज्ञानी थे और वो उद्धव जी वो ज्ञानी थे और उनके ज्ञान से उनको ऐसे बातें रखी कि वो सब बातें भूल गए। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं मधुकर शब्द का क्या अर्थ है? मधुकर शब्द का अर्थ होता है भौरा। मधुकर शब्द का अर्थ क्या होता है? भौरा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, अथवा अगला जो पद्यखंड है, कह रहे अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निराकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तरागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। ठीक है, अब इस पर हमसे प्रश्न पूछा जाएगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित किया गया है। यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। किससे ली गई बच्चों? स्वप्न से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश कौन सा है हमारा? यहाँ देखिए, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। तो इसका मतलब क्या है कि अगणित बार नभ हमारे पूर्वजों के विषय घोषों और युद्ध गर्जनाओं को सुन चुका है, अर्थात हमारे पवित्र चरित्र, पूर्वजों का प्रताप, यश, वैभव, युद्ध कौशल आदि सब कुछ अद्भुत और अभूतपूर्व था। ये इस अंडरलाइन का मीनिंग है। या फिर उपयुक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? इस पद्यांश में किसकी महिमाओं का वर्णन किया गया है? इन पंक्तियों में भारत देश के उच्च चरित्र वाले उन पूर्वजों का यशगान किया गया है जिनके यश के साक्ष्य आज भी उपलब्ध हैं। पूर्वजों के यश खान का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, सो क्या है? ऐसा नगरी भारतीय संस्कृता भाषायात्र केंद्रस्थला अस्ति इतएव संस्कृत आलोचका सर्वत्र प्रस्तुता मुगल युवराजा दाराशिकौ अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् सा तेषा ज्ञानेन तथा प्रभाविता भवत यत् तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषाम करिता। तो अगर इसका हिंदी अनुवाद पहले हम देखें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला। मुगल युवराज दारा सिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में भी करवाया था। ये इसका क्या है? हिंदी अनुवाद है। अब इसका संदर्भ क्या है? यह प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी पाठ से उद्धृत है। ठीक है, कहां से लिया गया है? संस्कृत गद्य खंड में से वाराणसी पाठ से लिया गया है। ठीक है, या फिर ये वाला जो है, कह रहे अस्माकं संस्कृत सदा गतिशीलता वर्तते मानव जीवनम संस्कृतम ऐसा यथा समय नवा नवा विचारधारा स्वीकरोति नवा शक्ति च प्राप्नोति अत्र दुर्गाम नास्ति यत्र युक्त युक्तम कल्याणकारी च तदत्र सहर्थ गृहीत भवति। एतस्य गतिशीलता रहस्य मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्ये तो निहितम तद यत् सहस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभवा विचारेषु और यदम आचार्य दृढ़ता चेति। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या है? देखो यहाँ, अस्माकम संस्कृति सदा गतिशील वर्तते, हमारी संस्कृति सदैव गतिशील रहती है। ठीक है, मानव जीवन संस्कृतम, यह नए विचारों को अपनाता है और मानव जीवन को सुधारने के लिए नियत समय में नई शक्ति प्राप्त करता है। यहाँ कोई पूर्वाग्रह नहीं है और ना ही, और जो उचित है, कल्याणकारी है, उसे यहाँ सहर्ष लिया जाता है। इस गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है, जैसे सत्य की स्थापना, सभी प्राणियों के साथ समानता, विचार में उदारता और आचार में दृढ़ता। ये इस संस्कृत का क्या सही अनुवाद है, जो कि आपको एग्जाम में लिखने को मिलेगा। संदर्भ क्या है?
कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। कहां से लिया गया है? संस्कृत खंड से भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है ये खंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है और श्लोक भी आएगा एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। क्या है? उत्तर यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश चुदेव दक्षिणम, भारत वो जो हिमालय से हिंद महासागर तक की सभी विविधताओं और विशिष्टताओं को समेटे हुए और उसकी हर संतान भारतीय है। वर्ष दत्त भारत नाम भारतीयत्र संतति। सॉरी बच्चों, ठीक है, ये इसका क्या होगा? हिंदी अनुवाद होगा। ठीक, अगला है कि किं नु हित्वा प्रियो भवति किन्नु हित्वा न सोचति, किं नितो हित्वा न भाव भवति किंतु हित्वा सुखी भवेत। इसका जो सही हिंदी अनुवाद है, कहने प्रस्तुत श्लोक में यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि मनुष्य क्या त्याग कर प्रिय हो जाता है, क्या त्याग कर शोक नहीं करता है, क्या त्याग कर धनवान हो जाता है और क्या त्याग कर सुखी हो जाता है, यह प्रश्न कर रहा है। ठीक है, तो संदर्भ क्या है? प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणी शीर्षक से लिया गया है। कहां से लिया गया है? जीवन सूत्राणी शीर्षक से लिया गया है। कह रहे हैं अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। कह रहे मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। गांधी जी के चरित्र चित्रण के बारे में बताना है और चरित्र चित्रण लिखने के लिए किसी के पेपर भी आएगा ही आएगा। ठीक है, 3 नंबर में कह रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्ति दूत खंड काव्य के नायक महात्मा गांधी जी हैं। नायक मतलब हीरो। ठीक है, कवि ने गांधी जी के जिन विशेषताओं का वर्णन किया है वे संक्षेप में निम्नलिखित हैं। सबसे पहले वो अलौकिक पुरुष हैं। कवि ने गांधी जी को असाधारण पुरुष माना है। प्रथम सर्ग में ही गांधी जी को अवतार के रूप में स्वीकार किया है। अवतार बोल दिया उन्होंने। ठीक है, ऐसे महापुरुष पृथ्वी पर अवतार के रूप में प्रकट होते हैं जो पृथ्वी के दुखों का हरण करने के लिए आते हैं। जिस कोटि में राम, कृष्ण, ईसा, पैगंबर, बुद्ध, महावीर आदि आते हैं, उसी कोटि में महात्मा गांधी का नाम भी लिया जाता है। तो अलौकिक पुरुष पहला तो ये है। फिर दलित तो धारक। गांधी जी ने जीवन भर दलितों, पिछड़ों और हरिजनों को गले लगाया। वे बहुत दिनों तक हरित जनों की बस्ती में भी रहे। गांधी जी के जीवन का मुख्य उद्देश्य हरिजनों का उद्धार करना ही था। ठीक है, हरिजन मतलब जो पिछड़े हुए लोग हैं। ठीक है, उनका उद्धार करना ही उनका पहला मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट, मातृभक्त थे। गांधी जी के जीवन भर उनकी माता के चरित्र की गहरी छाप पड़ी। खंड काव्य के द्वितीय सर्ग में उन्होंने अपनी माता के स्वप्न में देखा और उनकी सच्ची शिक्षा को ग्रहण किया। गांधी जी ने उदारता, परोपकार, सत्यता आदि गुणों को अपनी माता से ही सीखा था। गांधी जी एक राष्ट्रभक्त थे। राष्ट्रभक्त गांधी जी महान राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने जीवन भर अपने देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया। देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक आंदोलनों को चलाया। उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों के सामने घुटने नहीं टेके। जलियांवाला बाग का हत्याकांड देखकर तो उनका हृदय तड़प उठा था। ठीक है, अडिग और निर्भीक थे। गांधी जी अपने निश्चय पर अटल रहने वाले थे। वे अंग्रेजों के अत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनता का उद्धार करने के लिए आगे गांधी जी हरिजनों की समस्याओं से अत्यधिक दुखी थे। मानवीय गुणों से भरपूर थे। गांधी जी का चरित्र अनेक गुणों का भंडार था। उनमें सत्यता, परोपकार, करुणा, अहिंसा, देशभक्ति आदि के गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। तो ये सब आपको लिखना है चरित्र वर्णन में। अगला क्वेश्चन है मुक्ति दूत खंड काव्य के पंचम सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो जो पंचम में लिखा हुआ है उसको अपने शब्दों में लिखना है। कहने खंड काव्य के पंचम वर्ग में अंग्रेजों ने निराशा का वर्णन किया गया है। इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। कारागार में गांधी जी के अस्वस्थ होने के कारण सरकार ने उन्हें मुक्त कर दिया। फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री एटली ने 1947 से पूर्व अंग्रेजों की भारत छोड़ने की घोषणा की
और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। लेकिन सबसे बड़ा अफसोस यह रहा कि भारत 2 टुकड़ों में बट गया। इसका गांधी जी को बहुत दुख हुआ। ठीक है, जो आज पाकिस्तान था वो पहले भारत का हिस्सा था, आपको पता ही होगा। तो भारत और पाकिस्तान पहले एक थे, फिर उसके बाद 2 हो गए। कह रहे मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक का चरित्रांकन करना है। ठीक है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक, तो नायक कौन थे? गंगा रत्न पांडे द्वारा रचित मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के जो नायक थे महाराणा प्रताप के त्यागे शौर्य, साहस एवं बलिदान पूर्व जीवन के एक मार्मिक कालखंड का चित्रण है। तो उनका जो नायक है, उनके जो हीरो है वो कौन है? महाराणा प्रताप है। और महाराणा प्रताप के बारे में यहाँ पर आपको उनका लिखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है वे? स्वतंत्रता प्रेमी। स्वतंत्रता के प्रति प्रेम महाराणा प्रताप के रोम रोम में व्याप्त था। भारत के सभी शासक अकबर की शक्ति के कारण उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे, परंतु महाराणा प्रताप कहते हैं जब तक सांस है तब तक स्वतंत्र रहूंगा, दास नहीं हो सकता। कहते हुए पराधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सोचते रहते थे, मैं मातृभूमि को अपनी पुनः स्वतंत्रता करूंगा या स्वतंत्रता की वेदी पर लड़ता हुआ मरूंगा। ये कहना था किनका? महाराणा प्रताप जी का। देशभक्त थे। महाराणा प्रताप में देशभक्त की भावना कूट कूट कर भरी थी। वो अकबर से युद्ध हारने के बाद जंगल में भटकते रहे। देश प्रेम के कारण वो कहीं और नहीं जाते थे। दृढ़ प्रतिज्ञ थे। राणा प्रताप दृढ़ प्रतिज्ञ है। वो अपने संकल्पों को बार बार दोहराते हुए वे प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक शरीर में श्वास है मेवाड़ की भूमि को स्वतंत्र कराने का प्रयास करता रहूंगा। कर्तव्यनिष्ठ थे। राणा प्रताप कर्तव्यनिष्ठ एवं अद्वितीय योद्धा है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में कर्तव्य से विचलित नहीं होते हैं। वे महलों का वैभव छोड़कर, ठीक है, बल वन भटक कर किंतु अपना कर्तव्य त्याग नहीं करते हैं। पराक्रमी है। महाराणा प्रताप युद्ध स्थल में शत्रुओं को धराशायी करने में पूर्ण सक्षम है। उनके पराक्रम और वीरता का लोहा स्वयं अकबर भी मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए प्रमुख उनकी रचना का उल्लेख कीजिए। रामचंद्र शुक्ल है, जयशंकर प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 शॉट में जीवन परिचय बताया, आप जाके जरूर देख सकते हैं। कह रहे हैं छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में इनके पिता बड़े भाई की मृत्यु हो गई। सन 1937 में अल्यावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, इनकी प्रमुख कृतियां क्या हैं? काव्य में कामायनी है, आंसू है, लहर है। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावदी। निबंध में काव्य और कला और चंपू में प्रेम राज्य। ये इनकी कृतियां हैं। अगला है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखा है। मैंने यहाँ पर बिहारी का लिखा है। मैंने उनका यहाँ पर लिखा जिनका मैंने वहां पर स्किप कर दिया था। ठीक है, तो बिहारी का जन्म 1603 में ग्वालियर के पास बसवा गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री केशव राय था और ये मथुरा के चौबे ब्राह्मण थे। इनका बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। युवावस्था में अपनी ससुराल मथुरा में जाकर रहने लगे। इनको अपने जीवन के जितने कटु अनुभव प्राप्त हुए उतने शायद हिंदी साहित्य के किसी अन्य कवि को प्राप्त हुए। जयपुर में मिर्जा राजा जयसिंह के ये आश्रित कवि थे। ठीक है, जयपुर में रहकर ही इन्होंने अपने एकमात्र ग्रंथ सतसही की रचना की। राजा जयसिंह बिहारी का बड़ा सम्मान करते थे। कहा जाता है कि वे इनको प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार रूप में देते थे। 719 दोहों की सतसही सन 1962 में समाप्त हुई मानी जाती है। इनकी मृत्यु 1663 में हुई थी। कब हुई थी? 1663 में। रचनाएं क्या है? महाकवि बिहारी की प्रसिद्ध काव्य कृति बिहारी सतसही। इनमें कुल 719 दोहें संग्रहित हैं।
बिहारी सतसई में नीति, भक्ति, श्रृंगार आदि विद्या विषयों पर दोहे लिखे गए हैं, लेकिन प्रमुखता श्रृंगार की है। बिहारी सतसई मुक्त रचना है, इसमें मुक्त काव्य की सभी विशेषताओं का ध्यान रखा गया और सारी विशेषताएं इसमें विद्यमान है। ठीक है, तो ये बिहारी जी के बारे में था। कह रहे अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखी है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, वो एक श्लोक आपको लिखना ही लिखना है। तो मैंने लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसे ही आपको कुछ श्लोक याद रखने हैं, क्योंकि कुछ जो पेपर में नहीं आए वही आपको लिखना है। आपके साथ ये हो सकता है कि आप एक याद करके जाओ और वही श्लोक पेपर में आ जाए, फिर दिक्कत हो जाएगी। कम से कम 3-4 श्लोक याद कर लेना। नेक्स्ट, कह निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। कह रहे ज्ञान कुत्र संभवतः, ज्ञान सर्वत्र संभावितः, भारतीय संस्कृते मूल किम अस्ति, विश्वरस्य ईश्वरस्य एक एव अस्ति इति भारतीय संस्कृते मूल अस्ति। कुत्र मरणं मंगलम भवति, तो वाराणस्य मरणं मंगलम भवति। चंद्रशेखर कहाँ आसीत्, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसीत्। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। क्या निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जैसे आतंकवाद, वृक्षारोपण, मेरा प्रिय कवि या फिर नारी शक्तिकरण। तो मैंने यहाँ पे लिखा है मेरा प्रिय कवि, इस पर हमें निबंध लिखना है। तो सबसे पहले निबंध में आपको क्या देनी है, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। देखो, कविता कला एक ऐसी अद्वितीय कला है जो हमें भावनाओं का एक समृद्ध संसार प्रदान करती है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई कवि होता है जिसकी कविताओं और काव्य के रंग उसके मन को शांति, समृद्धि, आनंद से भर देता है। मेरे जीवन में मेरा प्रिय कवि वह है जिसने मुझे नए सोचने का साहस दिलाया, जिसने मेरे भावनाओं को व्यक्त किया और जिसकी कविताओं ने मेरी जिंदगी को समृद्ध किया हो। तो ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, अब आगे लिखेंगे मेरा प्रिय कवि जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, जो भी आपका फेवरेट कवि हो उनका नाम लेते हो, फिर उनके बारे में थोड़ा वर्णन करना है। उनकी कविताओं में एक अद्वितीय विचारधारा होती है जो साहित्यिक उत्कृष्टता के साथ साथ मानव की महत्वाकांक्षा को भी सामने लाती है। उनकी कविताएं मन, मस्तिष्क और आत्मा की गहराइयों में उतरती है और हमें अनदेखी, पीछे छिपी जीवन की अनमोलता को दिखाती है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की कविताओं में साहित्यिक और सामाजिक संदेश होता है जो समाज की समस्याओं और मानवता की चुनौतियों को समझने और सुलझाने का माध्यम बनता है। उनकी कविताओं का उद्दीपन मन में नए सोच को जगाता है और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करता है। मेरे लिए जयशंकर प्रसाद की कविताएं एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती हैं जो मुझे जीवन के हर पहलू को समझने, उसका सम्मान करने के लिए प्रेरित करती हैं। उनकी कविताएं मेरे लिए एक आदर्श हैं जो मुझे अच्छे कर्मों की और प्रेरित करती हैं और मुझे सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैंने आपको एक मॉडल पेपर करके दिखाया है। बिल्कुल इसी पैटर्न में आपको एग्जाम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये क्या पता यही मॉडल पेपर आपके एग्जाम में आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों, ऑल द बेस्ट। वीडियो को हर जगह शेयर करें, बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। 23 तारीख को सुबह 6 बजे महामैराथन के लिए रेडी रहना। 7 घंटे की वीडियो अपलोड होने वाली है गणित की। लगातार मैंने वीडियो बना भी दिया है, अपलोड पे प्रीमियर पे भी लगा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 नंबर के क्वेश्चन छाट के लाया हूँ। और मेरा दावा है अगर ये वो वीडियो देख लेते हो तो एक एक प्रश्न उसी वीडियो से ही आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा। उसका दावा मैं लेता हूँ, स्टैम्प पेपर में साइन करके दे सकता हूँ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो वीडियो देख लेते हो तो टॉपर बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, अपना ख्याल रखें। वीडियो के लिए कितने एक्साइटेड हो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।